हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी फेवरेट लाइव क्लास में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरी किताब से हमने लिए हैं और इनमें से 10 क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिए हैं। आज बाकी के 10 प्रश्नों को हल करना है। तो एक बार जल्दी से सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और शुरुआत हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कठिन प्रश्न की, जो सबकी डिमांड रहती है, जो सबको समझ में नहीं आता है। और कई लोगों का मैसेज भी आया कि सर वो वाला प्रश्न करा दीजिए, और वो है आप सबका फेवरेट एक प्रमेय है। गेस करो कौन सी प्रमेय हो सकती है। गेस करिए, एक प्रमेय जो सबसे कठिन मानी जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। चलो भाई, गेस करके बता दो कौन सी प्रमेय सबसे पहले करने वाले हम लोग। जल्दी से कमेंट करो। चलो आप लोग कमेंट करें और हम शुरुआत करते हैं। ठीक, प्रमेय है थेल्स प्रमेय। ये जल्दी समझ में भी नहीं आती है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन भी आएंगे और प्रमेय भी आ सकती है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे इसी से। आज के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको समझ में आ जाएगी थेल्स प्रमेय। तो चलो भाई, इसके और भी नाम है। थेल्स प्रमेय को आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, मूलभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, और सबसे छोटा और प्यारा नाम है थेल्स प्रमेय। शुरुआत इसी से करेंगे। थेल्स प्रमेय सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे हम लोग। देखो, थेल्स प्रमेय कल भी एक क्वेश्चन आया था और हमने आपको याद दिलाया था कि थेल्स प्रमेय क्या है। आज उसको कर ही लेते हैं। थेल्स प्रमेय ये है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लो एक भुजा ये है, इसके समांतर खींची गई रेखा ये है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मान लो वो बिंदु है डी और ई। बीसी के समांतर रेखा है डी, और ये रेखा जो है वो अन्य दोनों भुजाओं यानी ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो थेल्स प्रमेय यह कहती है कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इनका अनुपात यानी AD और DB का अनुपात बराबर होगा AE और EC का अनुपात। ये है थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, चलो स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा जल्दी से। किसी त्रिभुज की एक भुजा के, कोई एक भुजा हो, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन
बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को, वे दोनों बिंदु क्या करेंगे, उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये है इसका स्टेटमेंट, समान अनुपात में विभाजित। ये है थेल्स प्रमेय का कथन। बहुत सिंपल सा है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हो गया इसका कथन। अब आपको लिखना है, दिया है, क्या क्या आपको पता है। पहले सबसे लिखते हैं हम लोग स्टेटमेंट, ठीक। उसके बाद लिखेंगे क्या क्या हमारे पास है। तो देखो हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजा BC के समांतर रेखा DE है, जो AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। सिंपल इतना ही हमारे पास है, वो भी लिख लेंगे। ABC एक त्रिभुज है, ठीक, नो प्रॉब्लम, जिसकी भुजा BC के समांतर रेखा DE है, ये भी आपको पता है। जो भुजाओं AB और AC को, जो भुजाओं AB व AC को क्रमशः बिंदु D व E पर प्रतिच्छेद करती है। इसे कर ले, एक लाइन ना करना पड़े अलग से। ये हो गया आपका दिया है, यानी कि आपके पास ये चीज पता है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बहुत सारी प्रमेय आपने की होंगी, उसमें आपको पता है कि कौन कौन सी हेडिंग पहले डालनी है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AD और DB का अनुपात बराबर होगा AE और EC का अनुपात। तो सिद्ध करना है AD और DB का अनुपात बराबर AE और EC का। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, है ना? स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। दिया है वही चीज जो आपके फिगर बना, वही आपको लिख लेना है, वो भी आपने लिख लिया, नो प्रॉब्लम। फिर सिद्ध क्या करना है? जो प्रमेय कह रही है वो सिद्ध करना है। क्या कह रही है? कि अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो वो रेखा अन्य दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि इनका अनुपात बराबर इनका अनुपात। ठीक। अब देखो मेन बात तो अब है कि इसको प्रूव कैसे करना है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम लोग करेंगे, ये समझने वाली बात है, उपपत्ति, यानी इसका प्रूफ कैसे करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखो। लेकिन एक चीज और पहले, रचना, बिना रचना के आप सिद्ध ही नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आपको रचना करनी पड़ेगी जिससे सिद्ध करने में आसानी हो जाए। तो रचना कौन सी करेंगे? देखो, एक रचना आपको करनी है, DC को मिलाना है, एक BE को मिलाना है, और D से AE पर एक लंब डालना है, इसका नाम कोई रख दो M। E से AD पर लंब डालना है, इसका नाम रख लो N। इतनी रचना आपको करनी है। क्या क्या किया?
DC को मिलाया, BE को मिलाया, E से AD पर लंब NE डाला और D से लंब AE पर DM डाला। ठीक, तो जो रचना करेंगे वो लिख लेंगे। क्या क्या मिलाया? BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया, एक रचना ये हो गई नीचे वाले। ठीक, और E से AD पर और D से AE पर लंब डाला और D से AE पर लंब क्या डाला है? DM। तथा E से AD पर लंब NE या EN। ये हो गई रचना। ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ उपपत्ति में। ये समझने वाली बात है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो प्रमेय आपकी तैयार हो जाएगी। देखो करना क्या, पहले अलग आपको समझा दें। इधर समझो रफ वर्क पे। ABCDE, पहले उधर आप समझ लो, फिर इसमें आप करिएगा। ठीक, देखो इसको मिलाया तो एक त्रिभुज ये आपको दिख रहा है, इसको मान लो त्रिभुज नंबर 1। इसको जब मिलाया तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, इसको मान लो त्रिभुज नंबर 2। और ये एक ऊपर त्रिभुज है, इसको मान लो 3। 3 त्रिभुज आपको दिखे कि नहीं दिखे? नीचे वाले 2 और एक ऊपर वाला। इन्हीं 3 त्रिभुज में कुछ ना कुछ आपको करना है। क्या करना है? पहले इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखो। इनका आधार, इस त्रिभुज का भी आधार वही DE, इस त्रिभुज का भी आधार DE, और ऊंचाई दोनों की समान। ये देखो ऊंचाई, ये हाइट हो गई इसकी। यानी इन दोनों त्रिभुज की ऊंचाई और आधार समान है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होंगे। ठीक, फिर एक काम ये करना है, इन दोनों का क्षेत्रफल आपको बराबर कर लेना, क्योंकि इनकी आधार और ऊंचाई समान है। फिर एक बार 3 और 1 का अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल बटे 1 का क्षेत्रफल। फिर एक बार त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल। ये दोनों काम आपको करने हैं। क्या करना है? क्षेत्रफल का अनुपात, इनका इनका अनुपात, फिर इनका इनका अनुपात। इतना काम आपको करना है। आई बात समझ में? चलो, सबसे पहला काम, इन दोनों के क्षेत्रफल आपको बराबर दिखाना। क्यों? क्योंकि समान आधार समान ऊंचाई। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC समान आधार व समान ऊंचाई के हैं। समान आधार व समान ऊंचाई के हैं। इसलिए क्या होगा? इनका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। समीकरण 1। यही तो हमने कहा था, सबसे पहला काम यही आपको करना है, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर। अब इनका इनका अनुपात, यानी इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, फिर इनका क्षेत्रफल बटे इनका क्षेत्रफल, दोनों का करना अनुपात। अब क्या करना है? एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर वाले का, ADE बटे एरिया ऑफ
नीचे वाले का डी ई बी, दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो देखो ऊपर वाले का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे, 1/2 गुणे इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आधार ये ऊंचाई, ध्यान रखना ये आधार AD आधार और EN ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार इसको मानेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार कितना है DB गुणे ऊंचाई EN। तो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, बराबर कितना आया AD बटे DB, समीकरण 2। ठीक, अब इसी तरह से एक बार इनका अनुपात निकालेंगे, इनका क्षेत्रफल बटे इनका क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वही काम दूसरे वाले के साथ DEC, इसमें भी वही नियम लगाएंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे आधार। अब जब इसका निकालेंगे तो इधर वाला आधार मानेंगे, ये आधार और ये ऊंचाई, AE गुणे DM। ठीक, नीचे वाले का 1/2 गुणे, अब आधार इसका ये होगा, ऊंचाई यही रहेगी DM, EC गुणे DM, DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 बराबर आ गया AE अपान EC। ठीक, अब एक काम यहाँ आपको और करना है, कौन सा, देखो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है ADE, यहाँ भी ऊपर ADE है, लेकिन नीचे वाला ध्यान से देखो, समीकरण 2 में है DEB और समीकरण अभी ये बनाया नहीं हमने, यहाँ पर लिखा है DEC, और ये दोनों आपस में पहले से बराबर है, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल पहले समीकरण में ही बराबर आपने दिखा दिया है, तो इसकी जगह पर आप DEB को रख सकते हो। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, DEC की जगह पर ये लिख सकते हो DEB, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB कहाँ से रखा, समीकरण 1 से, तब भी ये बराबर EE अपान EC ही रहेगा, AE अपान, अब इसको हमने मान लिया समीकरण 3, मान कहाँ से रखा था आपने, समीकरण 1 से। अब आप समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो, काम आपका हो गया। समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, इधर वाला ध्यान से देखना, समीकरण 3 में देखो वही चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB दोनों सेम है, तो जब इन दोनों समीकरणों का एक साइड बराबर है तो दूसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो बस काम हो गया। समीकरण 2 व 3 से क्या मिलेगा, इधर वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि AD अपान DB बराबर AE अपान, यही आपको सिद्ध करना था। यह है थेल्स प्रमेय, जो सबसे कठिन मानी जाती है। बताओ भाई, समझ में आया सबको? थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा क्योंकि बड़ी प्रमेय है। अच्छा, बड़ी है तो समझने में टाइम भी आपको लगेगा,
लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के इसको आप सीख लो कि कभी आ भी जाए तो इसको आप कर सको आराम से। बहुत खतरनाक प्रमेय। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन मिटा दे इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट एक ले लो, बाद में लिखिएगा आराम से। चलो भाई ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो गया। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए तो पता लगे आधे से ज़्यादा समय अकेले एक क्वेश्चन ले लें। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखो आज का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि बहुपद, एक बहुपद दिया गया है ax², ये बहुपद का क्वेश्चन, -5x + c के शून्यक दिए गए हैं m और n, m व n है, और एक चीज और दी गई है, और m + n बराबर है mn के बराबर है 10। तो a व c का मान बताना है। बताओ भाई ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कैसे करोगे। एक बहुपद दिया गया है ax² माइनस, चेक कर ले तो बाद में गलत हो जाता है, -ax² - 5x + c, इसके शून्यक है m और n, और साथ में दिया गया है m + n बराबर m × n बराबर 10। तो a और c के मान बताना है। तो अब देखो m और n में दिया है, ठीक, तो आपको लगता है कि ये कुछ अलग से दे दिया गया है, लेकिन ये है तो वही शून्यक, मतलब अल्फा और बीटा, है ना। अल्फा बीटा दिया हो तो लगता है कि हाँ जाना पहचाना कुछ है, और m और n में आ जाए, p और q में आ जाए, लग रहा है कुछ और आया है। तो कुछ नहीं, ये सिर्फ शून्यक है। और ये क्या दिया है, अल्फा + बीटा, शून्यकों का योग। ये क्या है, अल्फा × बीटा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों 10 के बराबर है। ऐसा समझ जाओ, बस क्वेश्चन आपका लग गया, समझ लो। तो देखो सबसे पहले इसकी तुलना करा लो, ax² + bx + c से तुलना, क्योंकि गुणांक की जरूरत पड़ेगी। a की जगह पर a है तो a ही रहेगा, b की जगह पर -5 है तो -5 हो गया, c की जगह पर c है। अब जो दिया गया है वो देखो, दिया है मूल शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यहाँ लिखे दे रहे, इससे समझ में आ जाए। कितना है, 10, ठीक। शून्यकों का योग है 10, यानी m + n बराबर 10। तो शून्यकों का योग मतलब -b/a। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। ये सबको याद होगा। तो यहाँ पर शून्य क्या है, m n में है तो क्या दिक्कत है, हम सब अल्फा बीटा मान लेंगे, बराबर 10। b का मान रखो -5, और a की जगह पर a ही रहेगा, बराबर 10। तो ये हो गया 10a बराबर 5। तो a बराबर 5/10। देखो आ गया a का मान 1/, ठीक।
और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल ये भी 10 है, और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी अपान ए के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा सी अपान ए बराबर 10। सी का मान रखो, सी रहेगा, ए की जगह पर ए रहेगा, बराबर 10। ए की वैल्यू यहाँ से रख लो, तो सी बटे 1/2 बराबर 10, यानी कि 2c बराबर 10। तो c बराबर 10/, बताओ भाई समझ में आया। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए m और n दे दिया गया है कि डर जाओ। डरना क्या है, चाहे m n में दिया हो तब भी उसको अल्फा बीटा मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे, हम सीधे लिख देंगे शून्यकों का योग दिया गया है, और शून्यकों का योग होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल हम मान लेंगे तो वो c/a, बस। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका बहुत आसान हो गया। अब एक द्विघात का देखो, इसी टाइप का है, लेकिन ये लगता है लोगों को कठिन क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन वाले हम करवा रहे हैं जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, है ना, लेकिन होते बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये है द्विघात समीकरण का कि यदि द्विघात समीकरण इसी टाइप का है, 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल दिए गए हैं। देखो बहुपद दिया गया था तो शून्यक दिए गए थे, अब द्विघात समीकरण है तो मूल दिए गए हैं। द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे, एक मूल है x बराबर 2 और एक है x बराबर 3। तो k का मान आपको बताना है और m का मान बताना है। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है, वो बहुपद का था तो उसमें शून्यक दिए गए थे, ये समीकरण यानी द्विघात समीकरण का तो उसमें मूल दिए गए हैं। क्वेश्चन वैसे ही है। अब करना क्या है, देखो सबसे बढ़िया काम ये है कि अगर ये मूल है यानी हल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। समीकरण के हल क्या करते हैं, उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 2 रखो, संतुष्ट करेगा, समीकरण 1 बनेगी। ये भी इसका हल है, इसका मान रखो, ये भी संतुष्ट करेगा, समीकरण 2 बनेगी। दोनों हल कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर, क्यों, क्योंकि ये इसका हल है, तो क्या मिलेगा, देखो भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। 3 2 का स्क्वायर 2k 2 प्लस 2m बराबर 0। ये 2 दूनी 4 4 तेई 12 और ये माइनस का 4k प्लस का 2m बराबर 0। अब इसको पक्षांतर करो, इन दोनों को उधर ले जाओ तो ये प्लस का 12 इधर रहेगा, यानी 4k उधर गया प्लस का हो गया, ये उधर गया माइनस का 2m। एक काम और करो, इसमें 2 से भाग कर लो पहले, थोड़ा आसान हो जाए। 2 से देखो तीनों कट रहे हैं, 2 से भाग कर लो तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा m बराबर 0। अब पक्षांतर करो तो 2k उधर गया प्लस का हो गया, m उधर गया माइनस का हो गया और 6 प्लस का ही रहेगा बराबर। ये बन गया समीकरण 1। कैसे बना, जब ने x बराबर 2 रखा। अब ये भी तो मूल है, इसको भी रखेंगे। पुनः समीकरण में x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि ये भी उसका मूल है तो ये भी संतुष्ट करेगा। तो अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 3 रख लो, तो 3 का स्क्वायर 2k इंटू 3
प्लस 2m बराबर 0। ठीक, तो ये 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और माइनस का 6 के प्लस का 2m बराबर 0। इसी तरह ये भी बना लो, ये दोनों लोग उधर जाएंगे। अब देखो इसमें 2 कॉमन नहीं है, तो 6 के माइनस 2m बराबर, एक काम करो, देखो इसमें 2m है, यहाँ पर 2m होना चाहिए, तो हम 2 से भाग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग नहीं करेंगे, जिससे बाद में कुछ करना ना पड़े। तो क्या हो जाएगा? 4k माइनस 2m बराबर, क्यों ऐसा किया आपने? क्योंकि दूसरे समीकरण में 2m है, इसमें भी 2m रखो, जिससे आसानी से कट जाए। अगर कर लेंगे, मान लो 2 से भाग कर ही लिया था, तो फिर 2 से गुणा करना पड़ता। इससे अच्छा वैसे रखो तो ज़्यादा अच्छा है ना। अब देखो इन दोनों में कौन सा बराबर है गुणांक? m का गुणांक बराबर है, तो बस समीकरण 2 से 1 को घटा दो। समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे तो m कैंसिल हो जाएगा। घटाने पर पहले 2 लिख लो, 6 के माइनस 2m बराबर 27, 1 लिखो, 4 के माइनस 2m बराबर 12। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखना। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस। ये हो गए साफ। 6 के से 4 के घटाओगे 2 के बचेगा, यहाँ घटाओ 27 से 12 घटाओगे 15, तो के बराबर आएगा 15/2। ये के की वैल्यू आ गई। अब के का मान किसी एक समीकरण में रख लो तो m आ जाएगा। कहाँ रख दें? इसमें रखे के का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 4 इंटू के मतलब 15/2 माइनस 2m बराबर 12। ये हो गया 2 दूनी 4, 15 दूना 30 माइनस 2m बराबर 12, तो माइनस का 2m बराबर 12 माइनस 30, माइनस का 2m घटाओ 18, माइनस का 18, माइनस माइनस कैंसिल, m बराबर 18/2, m बराबर आ गया 9। तो m बराबर आ गया 9 और k बराबर आ गया 15/2। कोई दिक्कत? तो जैसे बहुपद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये द्विघात समीकरण वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अब एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है। मेंसुरेशन का ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम करेंगे, ठीक? आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन ये है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले लकड़ी के टुकड़े, बेलनाकार टुकड़ा है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर व्यास, तो कुछ इस तरह से। ये एक बेलनाकार लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक? इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर।
यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर व्यास का लकड़ी का एक टुकड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टुकड़े से समान ऊंचाई और समान व्यास का, मतलब इतने व्यास और इतनी ऊंचाई का एक शंकु काट कर निकाला जाता है। तो शंकु काट कर निकालोगे तो समान ऊंचाई और ये वाला भाग कट के निकल जाएगा। इसको बाहर निकालोगे तो ये शंकु हो गया आपका बाहर। इसका भी व्यास 20 सेंटीमीटर और इसकी भी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ठीक, ये बात समझ में आई। ये वाला बाहर निकाला जाता है। अब क्वेश्चन समझ में आया। तो शेष ठोस आकृति का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालना है। एक तो आयतन भी आपको बताना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है। तो आयतन तो बहुत आसानी से निकल आएगा। अब ये जो टुकड़ा निकला है शंकु का, इसका मतलब ये यहाँ पर एक स्पेस हो गया, खाली जगह। तो पूरे बेलन के आयतन से इस शंकु के आयतन को माइनस कर दो तो आयतन आ जाएगा। ये बहुत सिंपल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा दिक्कत होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कौन कौन बचेगा। एक पृष्ठ आपको ये दिख रहा है पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो पृष्ठ आपको दिख रहा हो। एक ऊपर का दिख रहा है, ये तो नहीं निकला है बाहर, पाई आर स्क्वायर। एक ये गोलाई वाला बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और एक अंदर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ निकालोगे इसकी एल से, तो काम इसमें ज़्यादा है। तो सबसे पहले चलो आयतन निकालते हैं। ठीक, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और इसका एल भी निकाल लो। एल बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h है 24 और ये है 10। कितना आएगा निकाल के बताओ जरा भाई। एल का मान कितना आएगा, देखिए सबसे पहले कौन बताएगा। चौबीस का स्क्वायर कर लो, h 576 है ना, और त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 676। अब इसका वर्गमूल निकाल के बताओ कितना आएगा। चलो हम आयतन निकालते हैं पहले। r कितना है, d दिया गया है व्यास यानी कि d 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलन से क्या निकालना है, शंकु को निकालने पर शेष ठोस का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो बेलन और शंकु के फार्मूले एक जैसे हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है उसका 1/3।
यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें मान रख लो या फिर एक सब कुछ सेम है तो इसको गुणा करा लो। 3 एकम 3 से 1 घटाओगे 2/3 है ना, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 पाई का मान न रखो, आर कितना है 10 का स्क्वायर, एच कितना है 24। ये हो जाएगा 2 गुणे पाई गुणे 100 गुणे, ये कट जाएगा 8, क्या आ गया 8 दूनी 1600 पाई। ये है शेष, जो आकृति बचेगी उसका आयतन। अब आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना आया 576 और ये 100 कितना आएगा 676, 26 आएगा। पक्का 26 डन। चलो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या कहा था कि जो जो पृष्ठ आपको दिख रहा हो, कौन कौन दिख रहा है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है 2 पाई आर एच, ठीक। एक ऊपर वाली छत दिख रही है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और एक अंदर से जो कटा हुआ भाग है शंकु की छत, शंक्वाकार यानी शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। इतना आपको जोड़ना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, बेलन का हो गया, ऊपर की ये वाली छत जो है पाई आर स्क्वायर, और ये अंदर का जो इसका वक्र पृष्ठ है वो है पाई आर एल। इतना अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा इस बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको जोड़ लो भाई, 2 पाई आर कितना है, कॉमन ले लो पहले जो कुछ आसान हो जाए, पाई आर पाई आर पाई आर, पाई आर कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर 2h, यहाँ बचेगा सिर्फ r, यहाँ बचेगा सिर्फ l। देखो आसान नहीं हो गया, पाई इंटू आर कितना है 10, 2 इंटू एच कितना है 24, आर कितना है 10, एल कितना आया 26। ये हो जाएगा 10 पाई, अंदर कितना आएगा 24 दूना 48, 48 और 10 58, 8 6 14, 5 2 7 1 8, 84 है ना। कितना आएगा बराबर आ जाएगा 840 पाई सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आता है भैया 4 नंबर में या तो 6 नंबर में। 840 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा तो स्क्वायर में आएगा, आयतन आएगा तो क्यूब में आएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत? आराम से देखो क्वेश्चन ये हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। क्या हो गए 2 4 हो गए कि 5? 5 नंबर देखो, एक समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद
-81 है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक समांतर श्रेणी दी गई है 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81। ये बहुत आसान, लेकिन माइनस के चक्कर में कुछ लोग फंस जाते हैं। माइनस होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखो घटते क्रम में है तो आगे चल के माइनस में आएगा, तो माइनस में कोई ना कोई पद तो होगा। एकदम बात सही है ना। चलो, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि कौन सा पद, तो उसको आप मान लो कि nवां पद। क्या मान लो? nवां पद। तो सबसे पहला a बराबर पहला पद, यानी a बराबर 21। d की जरूरत पड़ेगी, d होता है t2 माइनस t1। t2 है 18 माइनस t1 यानी पहला पद 21, तो ये आ गया आपका -3। और इसको हमने मान लिया कि ये n नंबर पे है, माना tn बराबर माइनस, जो n का मान आएगा उसी नंबर पे होगा ये। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है कि कौन सा पद है, तो उसको nवां पद मान लो। देखो, पुनीत का आ भी गया 35, आदित्य का भी आ गया 35। वेरी गुड। अगर गलत होगा तो बहुत मारेंगे फिर। tn का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। a का मान रखो 21, n आपको निकालना है, और d है आपका -3 बराबर -81। सरल करो, माइनस का 3n और माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 बराबर -81। अब 21 और 3 हो गया 24, माइनस का 3n प्लस 24 बराबर -81। पक्षांतर करो, माइनस का 3n बराबर होगा -81, और ये भी माइनस में जाएगा उधर 24। तो माइनस का 3n बराबर जोड़ के बताओ, दोनों चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे। 8 2 10 और 4 और 1 5, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। तो 3n बराबर 105, तो n बराबर 105 बटे 3, 3 त्रिका 9, तीनों पची 15। आ गया? देखो, आसान समझ के छोड़ मत देना कि ये तो हमसे हो जाएगा, जब तक खुद से ना लग जाए और आसानी से ना लग जाए तब तक आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक, कभी कभी देख के लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं और ये बहुत आसान है, हो जाएगा, और वही क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत करेगा। सबका आ गया है, जैमिनी का, ऋषिका का, आदित्य का, मोहम्मद नियाज का, सबका 35। वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़े। सारे क्वेश्चन कर लिए। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक त्रिकोणमिति का भी, जिससे कि भूल न जाओ, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत आपको पसंद भी आते होंगे। कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, फेवरेट क्वेश्चन आपका, प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, बराबर सिद्ध करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे LHS लेके चलो चाहे RHS लेके चलो, बस आपको एक पक्ष लेके चलना है, दूसरा पक्ष ले आना है बहुत आराम से, है ना। अब इसका आंसर टाइप करो तो जाने। सबसे पहले कौन उत्तर देगा?
करो भाई कमेंट, आप कहाँ गए सब लोग? क्योंकि इसमें उत्तर ही नहीं है, इसमें तो सिद्ध करना है, तो तुम टाइप क्या करोगे, है ना? तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? एलएचएस लेके चलो, आरएचएस ले आओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कॉस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। बताओ हमने क्या आपको सिखाया है कि जहाँ भी टेन आपको मिले उसको तुरंत तोड़ देना, साइन बटे कॉस। जहाँ कॉट मिले उसको कॉस बटे साइन कर देना, फिर आगे कर पाओ चाहे ना कर पाओ, लेकिन इतना ज़रूर कर लेना, ठीक? टेन को साइन बटे कॉस, कॉट को कॉस बटे साइन, फिर आगे हो जाएगा अपने आप अगर इतना आपने कर लिया। देखो कॉस को कुछ नहीं करेंगे, टेन को हम तोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक? साइन को हम छेड़ेंगे नहीं और कॉट को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तोड़ेंगे ज़रूर। ये फार्मूला याद रखो, साइन कॉस को छेड़ना नहीं है और टेन कॉट को छोड़ना नहीं है। अब सरल करो, कॉस थीटा नीचे क्या होगा? इसका गुणा इससे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। इसी तरह इधर भी होगा, साइन थीटा इसका गुणा कराओ तो हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी तो ये ऊपर जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक? प्लस इसका ऊपर होगा गुणा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस। देखो सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे आपने ट्रिक नहीं लगाई तो ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको एक बार फिर से करवा रहे हैं। बताओ यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी? अगर ये नहीं किया तो फिर आप नहीं हल कर पाओगे। लगाओ दिमाग, क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले कौन बताएगा? एक छोटी सी ट्रिक यहाँ लगानी है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, और अगर वो नहीं किया तो ये क्वेश्चन लगेगा भी नहीं, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। बताओ भाई बताओ। कहाँ गए सब लोग? n बराबर 35 वाले। इसीलिए क्वेश्चन हम लेके आए वाला कि यहाँ पे आगे फंस न जाओ कहीं। ये तो हमने सिखा दिया। आदित्य कुमार, वेरी गुड। माइनस कॉमन लेना है ना, माइनस कॉमन लेके दोनों को बराबर कर लेंगे। ये तो सिखा दिया कि टेन को छोड़ना नहीं है, कॉट को छोड़ना नहीं, तो आपने तोड़ दिया, तोड़ के रख लिया। अब फिर आगे फंसे पड़े हो यहाँ। तो यहाँ देखो सिर्फ अंतर माइनस का है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है। तो अगर हम यहाँ से एक माइनस क्या कर लें, कॉमन निकाल लें, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। और एक जैसे हो जाए फिर क्या कहने, तब कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां से माइनस हमने कॉमन लिया, यूं तो यहां आ गया माइनस, प्लस की जगह हो गया माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो गया सेम, कॉस थीटा माइनस। अब देखो दोनों के हर समान है तो भैया एलसीएम लेना बहुत आसान है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर हर समान है तो ऊपर का वैसे उतार के रख देते हैं, कुछ नहीं करना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ऊपर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एक में जोड़ो एक में घटाओ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नहीं ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया कैंसिल, बचा कॉस थीटा प्लस, और यही है आपका RHS, सिद्ध हो गया। LHS लेके चले थे, RHS आ गया, मतलब यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको भी बता दें, द्विघात समीकरण का ही है लेकिन है बहुत खतरनाक। क्वेश्चन है आपका कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या क्वेश्चन हो गए? 6। कितने हो गए? नंबर बताओ जल्दी से, कितने हो गए? कौन सा कराने जा रहे हैं? 6 हो गए, 7वां नंबर है, 7 नंबर कराना है। ठीक, 7 नंबर है ना, वेरी गुड, 6 हो गए। 7 नंबर देखो, एक द्विघात समीकरण है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। m+1 x² 2m+3, देख के डर जाओगे इसको, 2m+3 बराबर 0 के मूल समान है, इतना दिया गया है बस। तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये द्विघात समीकरण का, और ये कई बार पेपर में आया भी है, देख लो इसको अच्छे से समझ लो। m+1 x² प्लस 2 इंटू m+3 इंटू x प्लस 2m+3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल समान है, तो m का मान आपको बताना है। याद रखो, मूल समान कब होते हैं? जब d बराबर 0 होता है, ये कभी मत भूलना। मूल समान तभी होंगे जब d बराबर 0, d मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0, ये फार्मूला आपको याद रखना है। किसी भी द्विघात समीकरण में अगर ये विविक्तिकर 0 हुआ, b² माइनस 4ac 0, इसका मतलब दोनों मूल समान होंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करा लें। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, क्योंकि हमको abc का मान चाहिए। तुलना करने पर a बराबर क्या आएगा? ये है a का x² का गुणांक, यानी m+1। b बराबर क्या आएगा? ये पूरा, इसको चाहो 2 से गुणा करा लो, 2m+6, और c बराबर ये देखो 2m+3। चूंकि क्या दिया गया है? मूल समान है, यही तो दिया है। अगर मूल समान है तो d बराबर 0, चूंकि मूल समान है इसलिए d बराबर 0, और d बराबर 0 मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। अब मान रखना है बस, b कितना है? 2m+6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a कितना है? m+1, c कितना है? 2m+ बराबर
अब इसको हल कराओ भाई, चलो। ए स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 प्लस 2ab, 6 दूनी 12 दूना 24m। इसका तो काम हो गया। इसका कराओ माइनस, ये हो गया आपका 4m प्लस 4, अब गुणा कराओ 4m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24m, 4m का 2m से 4 दूनी 8m स्क्वायर, 4m का 3 से कराओ 12m, 4m का काम खत्म। अब 4 का 4 दूनी 8m, फिर 4 का 3 से 4 तिहाई 12, ये सब माइनस 1 होंगे भाई, क्योंकि आगे माइनस लगा है, माइनस माइनस। अब सबसे बड़ी घात वाला पद ढूंढो, 4m स्क्वायर और माइनस का 8m स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4m स्क्वायर। अब m वाला ढूंढो, 24m प्लस का है और 12 8 20m माइनस का है, घटा दो, प्लस का 4m। संख्या 36 और 12 प्लस का 24। अब दिक्कत ये कर रहा है माइनस, तो माइनस से गुणा करा दो और 4 से भाग करा दो, तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m और 4 एकम 4 4 एकम 4 4 छंग 24 माइनस, ये बन गया द्विघात समीकरण 1। माइनस से हमने गुणा करा दिया और 4 से भाग करा दिया, तो अब क्या बन गया 6, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 घटाओगे 1, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 बराबर 0। m कामन लेंगे तो आएगा m माइनस 3 प्लस का 2 कामन तो m माइनस 3। अब कामन क्या आएगा m माइनस 3, तो बचेगा m प्लस 2 बराबर 0। बारी बारी से मान लो, यदि m प्लस 2 बराबर 0 तो m बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, तो फिर एक मान आ गया। और यदि m माइनस 3 बराबर 0 तो m बराबर 2 मान आएंगे, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 3। किसी ने 5 देखो लिखा था, राकेश वर्मा। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन नंबर बोला होगा। चलो जल्दी से और क्वेश्चन कर लें बस। आठ नंबर, ये है निर्देशांक ज्यामिति का, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक रेखाखंड दिया गया है ए बी, चित्र में समझा देंगे। एक रेखाखंड है ए बी और इसके जो निर्देशांक है वो है 3, -3 और 9, 9। ये एक रेखाखंड दिया गया है, ठीक, कोई दिक्कत। इस रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताना है, यानी 3 बराबर भाग करने वाले सम त्रिभाजित। तो 2 भाग अगर करने हो किसी रेखाखंड के तो एक बिंदु होता है 2 बराबर भाग कर देता है। 3 भाग करने हो तो 2 बिंदु होंगे,
1 2 3, यानी 2 भाग करने हो तो 1 बिंदु, 3 भाग करने हो तो 2 बिंदु। ठीक, तो यहाँ पर 2 बिंदु हमको मिल गए। मान ले एक बिंदु है P और एक है Q, जो इसको समत्रिभाजित कर रहे हैं, यानी 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इन्हीं के निर्देशांक आपको पता करना है। तो अब कैसे पता करेंगे? आपको बिंदु तो दिए गए हैं लेकिन अनुपात नहीं पता है। अनुपात निकाल लो बस। अब देखो, अगर बिंदु P की हम बात करें तो P के इधर 1 भाग है, उधर 2 भाग है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 भाग, यानी अगर P की बात करो तो 1:2 का अनुपात हो जाएगा, है ना। P क्या कर रहा है? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। Q को देखो तो Q के इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है, यानी ये 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। समझ गए? तो बिंदु P अगर आपको लेके चलना है तो अनुपात अपने तरफ से लाना है कि ये 1:2 के अनुपात में, और बिंदु Q को दिखाना है तो अपने हिसाब से 2:1 लेके आना है। ठीक, तो मान ले पहले, माना रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q है। अब बिंदु P के लिए पहले P का निकालेंगे। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए A कितना रहेगा? 3, B वही रहेगा 9, अनुपात क्या हो जाएगा इसके लिए? अनुपात हो जाएगा 1:2। ये बात समझ में आई? तो बस अब बिंदु P के निर्देशांक निकाल लो। बिंदु P के निर्देशांक, वही फार्मूला बड़ा सा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी तरह y के साथ m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। मान रखने में कोई गलती ना हो इसलिए ऊपर मान लेंगे। बिंदु A को x1 y1, B को x2 y2 और अनुपात को m1। अब कोई गलती नहीं होगी मान रखने में क्योंकि सब ऊपर साफ साफ दिख रहा है। तो मान रख लो। m1 कितना है? देखो m1 जिससे नाम लिया 1 आपको नजर आ गया, 1, x2 9, m2 2, x1 3 बटे m1 प्लस m2। m1 1, y2 9, m2 2, y1 -3। अब ब्रैकेट एक लग चुका है तो यहाँ पर हम दूसरा ब्रैकेट लगा लेंगे। नीचे 1 प्लस 2, सरल करो, ये हो गया 9 प्लस 6 बटे 3, ये हो गया 9 माइनस 6 बटे 3, 9 6 15 बटे 3 और ये हो गया 3 बटे 3। काटो 5, 1। ये आगे P के निर्देशांक। इसी तरह से आपको Q के निकाल लेना है। बिंदु Q के लिए A वही रहेगा 3, -3, B वही रहेगा 9, लेकिन अनुपात बदल जाएगा। अनुपात हो जाएगा 2:1।
तो Q के निर्देशांक वही फार्मूला लगा लो जल्दी से। M1 डायरेक्ट कर रहे हैं, M1 1 x2 लिख लो, देखो नहीं लिखा तो समझ में नहीं आ रहा है। x1 y1 x2 y2 m1 m2 m1 x2 प्लस m2 m1 2 है, m2 1 है, m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 x2 m1 अब y2 सॉरी 9 प्लस m2 y1 बटे, ठीक, ये हो गया 9 दूनी 18 और 3 एकम 3 बटे 3, 9 दूनी 18 माइनस 3 बटे 3, 18 3 21 बटे 3 और ये हो गया 15 बटे 3, काटो 3 7 21 और 5 तिहाई 15, ये आ गए Q के निर्देशांक। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, 8 हो गए, 9 और 10। एक ऊंचाई दूरी का है, क्योंकि ऊंचाई दूरी का 6 नंबर में आएगा जरूर 100%। ऊंचाई दूरी का एक नहीं 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 में से कोई एक करना होगा, इसी तरह का आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा और 2 में से कोई एक आप आराम से कर लेना। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं अच्छे से। डायरेक्ट देखो हम फिगर बना रहे हैं। 14 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक मकान और इधर है एक टावर, डायरेक्ट मकान की ऊंचाई 14 मीटर, इस मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसका उन्नयन कोण 60, देखो बन गया आराम से, ठीक। और टावर के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, यहीं से यह अवनमन कोण 30 है। तो टावर की ऊंचाई बताओ। इसको हमने मान लिया AB और ऊंचाई पूछी गई है तो ऊंचाई को मान लो H, इसको मान लिया हमने CD, ये दूरी हमने मान ली X। अब देखो ये x है तो ये भी x होगा, समझ जाना। ये 14 है तो ये भी 14 होगा, इसको कोई और बिंदु मान लो। चलो E हमने मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 मीटर, चूंकि ये 14 है तो ये भी होगा, तो ये वाली पूरा h है, 14 घटा दो, h माइनस 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये वाला, समझ गए? इसको बहुत अच्छे से समझ लो। सबसे पहला काम अवनमन को उन्नयन बना लो, ये 30 है तो बस अब आपका काम हो गया। शुरुआत कहाँ से? जो चीज पूछी गई है, माना टावर की ऊंचाई, जो पूछा गया हो क्वेश्चन में सबसे लास्ट में लिखा होगा कि ये ज्ञात करो, वही मान लो। माना टावर की ऊंचाई बराबर h। अब बाकी काम वही, 2 त्रिभुज आपको ढूंढने हैं, एक त्रिभुज CDB, ये x है, ये 14 है, आराम से आ जाएगा x का मान। त्रिभुज CDB में कितना, tan 30 बराबर होगा CD बटे DB।
tan 30 का मान होता है 1/√3, CD है 14 और DB है x। तो x बराबर आ गया 14 देखो आराम से x का मान आ गया। अब इस त्रिभुज में आ जाओ AEC में, त्रिभुज AE सब में वही काम करना है। कितना 60 अंश का, तो tan 60 बराबर क्या होगा लंब बटे आधार यानी AE बटे CE। tan 60 का मान होता है √3, AE है h माइनस 14, CE है x, तो ये हो जाएगा x √3 बराबर h माइनस 14। x का मान रख लो, x का मान रखने पर x का मान है 14 √3, तो 14 √3 गुणे √3 बराबर h माइनस 14। ये हो गया 14 तिया 42 बराबर h माइनस 14। h बराबर ये उधर पक्षांतर होके जाएगा 42 प्लस 14 यानी h बराबर 4 1 5 यानी कि 56 मीटर। सिंपल। तो ये हो गया 9 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, एक और कर लो बस। और लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ये आएगा जरूर, 100% आएगा। एक ये क्वेश्चन आता जरूर है हर साल, सिद्ध करने वाला। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, और सबको पता होगा कि करेंगे कैसे। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान करके। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान करके चलेंगे। ये सबसे आखिरी क्वेश्चन आज का, सबसे इंपॉर्टेंट। सिद्ध करना है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय मान करके हल करेंगे। परिमेय है तो किस रूप में होगी, P/Q के रूप में, जहां P व Q पूर्णांक है। क्योंकि परिमेय का मतलब क्या होता है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, और Q इज नॉट इक्वल टू, इतना हमने मान लिया। 2 + √3 को मान लिया परिमेय संख्या, तो अब इसको लिखेंगे भी। 2 + √3 बराबर क्या होगा, P/Q, क्योंकि इसी रूप में है। अब इसकी ट्रिक भी आपको याद दिला दें। इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो हमने कहा था अंडर रूट वाला पार्ट एक साइड में, बाकी सब एक साइड में। तो इस अंडर रूट को इधर रखना है, बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। तो P/Q, ये 2 उधर चला जाएगा, तो √3 बराबर क्या होगा, P - 2Q/Q। बस काम आपका हो गया। अब देखो P और Q क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक माइनस पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी ये जो व्यंजक बन रहा है ये क्या होगा, परिमेय होगा। चूंकि P व Q पूर्णांक हमने माना है पहले, इसलिए ये जो व्यंजक बन रहा है पूर्णांक से, P - 2Q/Q, ये एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए इसके सामने कौन है, √3, तो वो भी होगा क्योंकि इसके बराबर है।
इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि आपको पहले से पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। अतः हमारी मान्यता गलत हो गई, अतः हमारी मान्यता गलत है, जो हमने माना वो गलत हो गया। क्या गलत हो गया? ये जो माना था कि परिमेय है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। ठीक, तो ये आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। जब भी कोई अपरिमेय का क्वेश्चन आए तो उसको परिमेय मान करके आपको करना है। क्या किया हमने? 2 + √3 को अपरिमेय सिद्ध करना था। हमने मान लिया कि ये परिमेय है, और परिमेय है तो P/Q के रूप में है, और P और Q है क्या? पूर्णांक है। पूर्णांक है तो फिर हमने लिखा इसको कि ये इसके बराबर है। और यहाँ पे ट्रिक आपको लगाना है कि अंडर वाला पार्ट एक साइड में, बाकी सब एक साइड में। तो अंडर को रोक लिया, बाकी पक्षांतर कर लिया 2 को, तो उधर एक व्यंजक बन गया P-2Q/Q। अब P और Q पूर्णांक है, इसलिए ये जो व्यंजक बनेगा पूर्णांक बटे पूर्णांक वाला वो परिमेय होगा। तो क्या लिखा है? चूंकि P व Q पूर्णांक है इसलिए ये व्यंजक एक परिमेय संख्या होगी, और इसके बराबर कौन है? √3। तो जब ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा, है ना। लेकिन हमको पहले से पता है कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है, जो हमने माना वो गलत है। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।